प्रकृति ने हमें कई गुणों से नवाजा है। कई ऐसे संसाधन दिए हैं जिससे हमारा जीवन आसान होता है। उसी एक गुण में एक गुण है जिसके कारण हम पृथ्वी पर चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और बहुत से ऐसे कार्य हैं जैसे पर्वतों पर चढ़ना और गाड़ियों को रोकना। तो इस गुण की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका आपके और मेरे अपने चैनल अधिगम में, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। हमने न्यूटन्स लॉ के थर्ड नियम के अनुसार बातें कर ली थी। अब मैं आपको उसके आगे ही एक दूसरे फोर्स के ऊपर लेके जाऊंगा जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। आई थिंक मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही होगी। यस सर। यस सर। तो सबसे तो पहले बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन किसे कहा जाता है। आप दैनिक जीवन में भी अपनी चीजें देखते हैं। फ्रिक्शन का मतलब है घर्षण। घर्षण का जैसे कि नाम ही है कि घिसना। अगर इसको हिंदी में वो समझा जाए तो घिसने से तात्पर्य है कि जब हम दो वस्तुओं के एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो वो अगर एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, यानी कि एक दूसरी ओर जा रहा है या कहीं दूसरी ओर मोशन कर रहा है, या एक विरामावस्था में है दूसरा गति कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं घर्षण। अब इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल उस दिन भी लिया था। आप देखते हैं कि जब आप कोई वस्तु किसी मेज पर या किसी जगह पर भी रखते हैं तो वो उसी जगह पर बनी रहती है, वो गति नहीं करती है जब तक हम उस पर क्या कर देते हैं, बाह्य बल नहीं लगाए। तो अब वो क्यों उस जगह पर स्थिर है? एक तो उसका जो भार है वो नीचे की ओर काम कर रहा है। जैसे मैंने एक इस फिगर में आपको दिखा रखा है, इस चित्र में दिखा रहा हूं कि एक टेबल है और उसके ऊपर कोई सामान रखा है, चाहे आप इसे बॉक्स कह दें या बुक कह दें, तो उसका भार हमेशा नीचे की ओर काम करेगा। तो नीचे की ओर काम करेगा तो इस बल को संतुलित करने के लिए एक दूसरा बल भी काम करेगा जो उसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल उसको ऊपर की ओर बनाए रखेगा। अगर इसका भार ही इतना ज्यादा होगा तो ये क्या करेगी वस्तु, ये नीचे की ओर आने लग जाएगी। तो कोई ना कोई ऐसा बल जरूर है जो उसको ऊपर की ओर बनाए रख रहा है, उसी को हम उसका कहते हैं प्रतिक्रिया बल। जैसा हमने न्यूटन के तीसरे नियम में पढ़ा था कि कभी भी जो बल हैं वो युग्मों में पाए जाते हैं, यानी कि अकेला कोई बल नहीं होगा। एक वस्तु अगर दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल उसके समान और विपरीत लगाएगी। यही चीज यहां पर भी शो हो रही है कि आपके टेबल पर जो भार लग रहा है बुक का या बॉक्स का, वो नीचे की ओर है और वो होगा mg के बराबर। और इसको बैलेंस करने के लिए एक प्रतिक्रिया बल लग रहा है जिसे हमने R से दिखाया, यानी कि रिएक्शन फोर्स। तो ये तो हो गई बैलेंस करने की बात। अब क्या होगा जब हम इस पुस्तक को एक जगह से दूसरी जगह हटाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपने इसको केवल एक उंगली से हटाना चाहा और हम चाह रहे हैं कि ये एक छोर से दूसरी छोर पे चले जाए, तो होगा क्या? शुरुआत में जब आप फोर्स लगाओगे, आप क्या करोगे, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में, जैसा कि मैं इस फिगर में दिखा रहा हूं, तीर की ओर डायरेक्शन दिखा रखी है। आपने इसको मान लीजिए एक उंगली से आप इसको खिसकाना चाह रहे हैं और आप उसको दूसरी छोर पे लेना जा रहे हैं, तो होगा क्या शुरुआत में? क्या ये एक उंगली से खिसक जाएगी? इसको क्या चाहिए? थोड़ा ज्यादा फोर्स चाहिए। तो उस समय क्या होगा, यानी कि होना क्या चाहिए था न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार, जैसे ही हमने इसमें बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसको विरामावस्था से गति अवस्था में आ जाना चाहिए। लेकिन ये तुरंत क्यों नहीं आती? इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसा बल है जो उस बल के उल्टी दिशा में भी लग रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में भी लग रहा है। और वो किसके कारण है? वो एक दोनों सतहों के बीच एक ऐसा बल काम करता है जो उस गति का विरोध कर रहा है। जैसे पहले जो जड़त्व का नियम है वही लागू हो रहा है, लेकिन वो नियम क्या था? वस्तुओं के बीच था। यहाँ क्या है? यहाँ पर केवल अंतर जो है वो है इनकी सतहों के बीच। वो बल कहाँ काम कर रहा है?
इनकी सतहों पर, अगर इनकी सतहों के बीच जो उनका संपर्क तल है जिससे वो जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे की गति का विरोध कर रहे हैं, यानी कि जो टेबल का आपका फ्लोर है, ऊपर का फर्श है, या उसे कहें आप ऊपर का टॉप है, और बुक के जो नीचे का हिस्सा है, पृष्ठ है, सरफेस है, वो एक दूसरे को गति नहीं प्रदान करना चाह रहे हैं या उनके गति का विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या है, उनकी जड़ता का नियम है कि वो भी नहीं चाह रहे हैं कि कोई जो है आपस में गति करे सरफेस के बीच। तो इस प्रकार के बल को हम कहते हैं घर्षण बल। तो इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, जो इसकी परिभाषा है वो है सतहों के मध्य लगने वाला अवरोधी बल। सतहों का मतलब दो पृष्ठों के मध्य जो है, पृष्ठों के मध्य लगने वाला अवरोधी बल जो वस्तुओं की सापेक्ष गति का विरोध करता है वो घर्षण कहलाता है। यानी कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे को गति नहीं करवाना चाह रही, या अगर विरामावस्था में है तो विराम में ही रखना चाह रही हैं, या वो गति अवस्था में है तो गति में। अगर गति के बाद अवरोध, वो गति रोकना नहीं चाह रहे हैं तो तब भी ये काम करेगा। तो इसी प्रकार इसको हम अगर इसकी परिभाषा इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में है फ्रिक्शन इज द फोर्स रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ सॉलिड सर्फेसेस, फ्लूइड लेयर्स एंड मटेरियल एलिमेंट्स स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। अभी हम जो बात कर रहे थे केवल पृष्ठों की बात कर रहे थे, यहाँ पर मैंने ठोसों की बात की। यहाँ पर लिखा है ना सॉलिड सरफेस, इंग्लिश का मतलब है सॉलिड सरफेस, का मतलब ठोस सतह। ठोस सतह क्या होगी, जैसे पुस्तक की सतह और मेज की सतह। दूसरा लिखा है इसने फ्लूइड लेयर। फ्लूइड लेयर का मतलब जब द्रवों के मध्य भी बहुत सी परतें होती हैं और उनके परतों के मध्य भी एक बल काम करता है जो एक दूसरे की गति का विरोध कर रही है, वो ये बल यानी कि द्रव्यों में भी पाया जाएगा। एंड मटेरियल एलिमेंट्स स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, और किसी भी पदार्थ के बीच ये कार्य करता है जो एक दूसरे के बीच स्लाइड यानी कि चल रही हूं या रोल कर रही हूं। तो इस बल को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अब ये कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः यह 3 प्रकार का होता है घर्षण बल। पहला प्रकार है स्टैटिक घर्षण। अब इसके बारे में मैं अभी विस्तार में बताऊंगा इसके आगे, पहले आप इनको तीनों को जान लीजिए। स्टैटिक जैसा कि नाम है स्थैतिक, स्थिति की अवस्था में, स्थिति मतलब स्थिर अवस्था में। लिमिटिंग का मतलब है सीमांत, सीमा का अंत, जब किसी चीज की सीमा एक एक्सट्रीम लिमिट हो जाती है, उस अंत समय में जब घर्षण लगेगा वो कहलाएगा सीमांत घर्षण। और गतिक जैसा कि नाम है डायनेमिक, तो ये गति के समय लगेगा। अब मैं पहले प्रकार के में चले जाता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन में, गतिक घर्षण में। गतिक घर्षण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये क्या होगा, जब मान लीजिए वो पुस्तक आपने रखी थी और आपने बहुत कम बल उस पर लगाया था और आप चाह रहे थे कि एक किनारे से वो दूसरे किनारे पर चली जाए, लेकिन होगा क्या, शुरुआत में आपने कम बल लगाया तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि वो जो है तब तक उस बल को लगाया जाएगा जब तक वो गति में नहीं आएगी। तो गति में आने से पहले की बात है, गति में आने से पहले की बात यानी कि हम बल लगा रहे हैं और बल लगाने के बाद भी वस्तु में कोई भी गति नहीं है, वो स्थिर अवस्था में रहती है। तो इस प्रकार जो सतहों के मध्य घर्षण काम करता है उसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण। जैसे कि इसकी परिभाषा से हम जान सकते हैं, यह है प्रयुक्त बाह्य बल के प्रभाव से भी यदि सतहों के मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं होती, उस क्षण सतहों के मध्य कार्य करने वाला घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। यानी कि आपने बाह्य बल लगाया, बाह्य बल लगाने के बाद भी वो वस्तुएं दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं और उसके बाद बल तो लग रहा है, बाह्य बल तो लग रहा है, लेकिन वो उसको केवल स्थिर अवस्था में ही रख रहा है, उसे गति अवस्था में नहीं ला रहा है। तो जब वस्तु स्थिति की अवस्था में है और उस पर कोई बाह्य बल लगाया गया है, उसके बाद भी अगर वो गति नहीं कर रही है, इसका मतलब उस समय जो घर्षण काम कर रहा है वो घर्षण कहलाता है स्थैतिक घर्षण। इसकी डेफिनेशन हम इंग्लिश में जान सकते हैं, जैसे इसमें इस चित्र में भी मैं दिखा रहा हूं आपको कि आपने यहाँ से फोर्स लगाया और बल अपनी जगह पर, जो वस्तु है वो अपनी जगह पर ही स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में जो घर्षण बल लगेगा वो लगेगा स्थैतिक घर्षण। तो इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम है
कि यह किस किस पर निर्भर करता है। पहला नियम है द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस, यानी कि जो स्थैतिक घर्षण है वो जो दोनों सतह हैं उनके संपर्क क्षेत्रों पर निर्भर करता है। संपर्क क्षेत्रों का मतलब जितना बड़ा किसी सामान का पृष्ठ होगा उतना ही ज्यादा उसमें घर्षण लगेगा। अगर उसका पृष्ठ छोटा होगा तो उसमें स्थैतिक घर्षण भी क्या कम लगेगा। और दूसरा नियम है कि जो स्थैतिक घर्षण होता है वो हमेशा प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, यानी कि जितना आपकी प्रतिक्रिया बल होगा, प्रतिक्रिया बल को सीधे सीधे आप देखते हैं तो हमने कहा कि इसके बराबर होता है, भार के बराबर हो रहा है। तो यानी कि कहने का अर्थ यह है कि अगर वस्तु का भार ज्यादा है तो उसमें स्थैतिक घर्षण ज्यादा होगा। वैसे अगर जनरल फिजिकल लाइफ में इस नियम को ऐसे समझा जाए कि अगर भारी सामान होगा तो आपको उसके संपर्क क्षेत्रों के बीच गति करने में ज्यादा बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ज्यादा भार होने की वजह से उसका प्रतिक्रिया बल भी ज्यादा होगा, और प्रतिक्रिया बल ज्यादा होगा तो उसमें स्थैतिक घर्षण भी अधिक होगा। जैसे आप खुद का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एक छोटी सा सामान उठाने में आपको बहुत आसानी होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा बक्सा या अलमारी या एक गाड़ी को आपको कह दिया जाए कि धक्का मार के आप इसको गतिमान कर दो, तो वो आपसे संभव नहीं होगा, क्योंकि आप बल तो लगा रहे हैं उस पर लेकिन वो गतिमान नहीं हो रही है। तो इसका मतलब उसका जो रिएक्शन फोर्स है यानी कि अब प्रतिक्रिया बल है वो ज्यादा होगा। यहां तक तो मुझे लग रहा है कि यहां तक आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा, यानी कि घर्षण बल दो संपर्क तलों के क्षेत्रफल में लगता है, और स्थैतिक घर्षण वह अवस्था है जब वस्तु स्थिति की अवस्था में यानी कि स्थिर अवस्था में है और हम बाह्य बल लगा रहे हैं फिर भी वस्तु में कोई गति नहीं हो रही है, तब जो घर्षण बल काम करेगा उसको स्थैतिक घर्षण कहेंगे। अब जैसा इसका दूसरा नियम है उसके अनुसार एक इसका सिद्धांत है, और मुझे पता है आपके सिलेबस में इसमें एक प्रैक्टिकल भी है जिसमें आपने स्टैटिक फ्रिक्शन और एंगल ऑफ कांटेक्ट, शायद आई थिंक एंगल ऑफ कांटेक्ट भी है वो निकाला था, और वो आपका तीसरा या चौथा है जिसमें आप एक सामान रखते हैं और एक लोहे का गुटका रखते हैं, उसमें सामान अटकाते हुए इस फ्रिक्शन फोर्स की गणना करते हैं। तो इसकी थ्योरी सिद्धांत का जो दूसरा नियम था यानी कि जो स्टैटिक फोर्स है वो अभिकलम्ब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। तो इसको हम सीधे सीधे मैथमेटिकल गणितीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स Fs, जिसको मैंने Fs से दर्शाया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब जैसा मैं पहले भी कहते आया हूं, जब आप किसी समानुपाती के संकेत को बराबर में चेंज करते हैं तो हमको कोई ना कोई एक नया नियतांक यानी कि कांस्टेंट लगाना होता है, जो यहां पर मैंने म्यू एस से दर्शाया। अब जो म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? म्यू रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण गुणांक को निरूपित करता है, और एस इसके जो है मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा है, तो एस का मतलब है एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक यानी कि यह है स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो म्यू एस को हम कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और इसको आप जनरली यहां आर भी देख रहे हो, आर क्या है? रिएक्शन फोर्स है। तो इससे हम म्यू एस निकाल सकते हैं, और म्यू एस इक्वल टू होगा एफ एस अपॉन आर यानी कि फ्रिक्शन फोर्स अपॉन रिएक्शन फोर्स। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें कोई बाह्य बल लगाया जा रहा है और उसमें आपने क्या निकालना है? म्यू एस निकालना है। तो एफ एस क्या होगा? एफ एस हमेशा फ्रिक्शन फोर्स होगा, और आर किसके बराबर होगा? जैसा मैंने फिगर में दिखा रखा था, आर बराबर mg हो जाएगा यानी कि मास जो भी वस्तु का है और g गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण। तो इससे आप म्यू एस की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो ये समझने के लिए जरूरी था, बाकी तीनों के कॉन्सेप्ट एक जैसे ही हैं। अब गतिक घर्षण में थोड़ा अंतर आएगा, जैसा कि नाम से ही है। नाम क्या है? गतिक घर्षण। यानी कि आपने बल लगाया और बल लगाने के बाद वस्तु जो है गतिमान हो गई। वस्तु आपने बल लगाया किसी वस्तु पे
और वो वस्तु हो गई गतिमान और वो अब गति अवस्था में है। तो इस समय भी उस पर कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। अगर हम लगातार बहुत है क्या नियम जड़त्व के अनुसार, तो यह है कि एक बार अगर गति करना शुरू कर दिया किसी वस्तु ने तो वो रुकना नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम जैसे ही उसके बाह्य बल को छोड़ देते हैं या उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे तो वह रुक जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो हम उस बल को लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए तब भी कोई फ्रिक्शन फोर्स यानी कि सतहों के मध्य कोई ना कोई एक अवरोधी बल काम कर रहा है। तो उस बल को हमने कह दिया इसमें गतिक घर्षण, यानी कि गत्यावस्था में सतहों के मध्य जो कार्य करने वाला घर्षण बल होगा वो गतिक घर्षण कहलाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यहां ध्यान देने वाली बात है कि एक्सटर्नल फोर्स होगा ही होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब वो पहला नियम आता है कि वो बिना या तो विरामावस्था में रहेगी या फिर गत्यावस्था में रहेगी। द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन ऑफ मूविंग सरफेस और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन। तो अब इसके भी सेम नियम है। पहला नियम क्या है कि जो भी फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन है वो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट रहेगा उस पर निर्भर करेगा, और दूसरा कि जितना उसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा डायनेमिक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही अधिक लगेगा। तो सेम नियम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप इसको केवल एक चीज कर सकते हैं कि यहां पर जो सिंबलाइज किया है फ्रिक्शन फोर्स को एफ के से डिनोट किया है, यानी कि काइनेमेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेमेटिक का मतलब होता है गतिक। गतिक घर्षण बल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्शन फोर्स की। और अब हम फिर इसमें बराबर का निशान लगाएंगे तो म्यू के एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम गतिक घर्षण गुणांक कहेंगे या डायनेमिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट कह सकते हैं। तो अब आर यहां फिर से रिएक्शन है, तो यहां भी सेम आप जो डायनेमिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो ऐसे निकाल सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन रिएक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स अगेन तब भी उतना ही होगा जितना पहले था, mg के बराबर। तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो तीसरा है इसमें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको जानना इसलिए भी जरूरी है कि हम जब भी कभी किसी वस्तु को गतिमान या कल पुर्जों को बनाने में या मशीनों के कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि यह किस लिमिट तक उस फ्रिक्शन को सह सकता है और हमें कितना फोर्स किसी भी मशीन को चलाने के लिए आवश्यक है, ये डिनोट करता है। अब लिमिटिंग जैसा कि नाम है सीमांत। देखो एक वस्तु पर आप बल लगा रहे हो तो तीन कंडीशन हो सकती है। मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूं। मान लो कोई गाड़ी है और आप उस गाड़ी को, आपको कहा गया है कि आप इसको गतिमान करना है आपने, तो क्या होगा, मान लीजिए एक बड़ी कार है और आपको कह दिया किसी एक बच्चे को, जैसे मनमोहन चौहान को ही मैंने कहा कि भाई धक्का दो और इसको आपने मूवमेंट देना है। तो मनमोहन ट्राई करेगा लेकिन उससे वो वस्तु नहीं चल पा रही है। फिर वो क्या कहेगा, उसने संदीप सिंह को भी बुला लिया और संदीप सिंह को बोला कि यार तू भी साथ दे। तो दो लोग उसको ट्राई किए तब भी वो नहीं हिली। उसके बाद क्या होगा, तीसरा कोई, जैसे विपिन का एग्जाम्पल ले, वो भी आ गया, यानी कि अब तीन लोग हो गए। तो तीन लोगों ने क्या किया, फिर बल लगाया। अब वस्तु ऐसी स्थिति में आएगी, बढ़ेगी तो नहीं, तो क्या होगा, तब भी थोड़ा बहुत क्या करेगी, हिलना शुरू कर देगी, जिसे कहते हैं आप, यानी कि वो अब वस्तु गति करने वाली ही है। तो उस समय के घर्षण को हम कहेंगे सीमांत घर्षण। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यानी कि पहले शुरुआत में जब हम कम बल लगाएंगे, वस्तु विराम अवस्था में ही है, तो तब तो लगेगा घर्षण, स्थैतिक घर्षण। जब आपने इतना बल लगा दिया कि अब वस्तु बस चलने ही वाली है, अब उसमें अगर आप थोड़ा सा भी बल लगाओगे तो वो गतिमान हो जाएगी, या गतिमान अवस्था है विरामावस्था में आ जाएगी। तो उस
बल को जो उस सीमा का अंत कर रही है, किस सीमा का, स्थिर अवस्था का अंत कर रही है और गतिमान अवस्था में जाने की तैयारी कर रही है, तो उस समय के घर्षण को कहते हैं हम सीमांत घर्षण। यानी कि ये क्या है, एक स्थैतिक घर्षण का ही रूप है। जब स्थैतिक घर्षण आप बहुत अत्यधिक सीमा में पहुंच जाएगा तो उस समय के घर्षण को हम कहेंगे सीमांत घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण की वह अधिकतम सीमा जब वस्तु गति करने वाली होती है उसको कहते हैं सीमांत घर्षण। और ये भी क्या है कि इस चीज को समझने के लिए जो दूसरी लाइन है उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल जब वस्तु गति करने ही वाली होती है तब ये सीमांत घर्षण कहलाता है। अब इसके नियम भी सेम है, सीमांत घर्षण के नियम भी सेम है कि ये कांटेक्ट ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा और दूसरा ये प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपने केवल थ्योरी में चाहे तीनों में से कोई भी आए आपको लिखना है, और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। या फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट चाहे कोई भी हो, वो डायनेमिक हो, स्टैटिक हो या लिमिटिंग फ्रिक्शन का हो, कोफिशिएंट निकालने के लिए आएगा न्यूमेरिकल में। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक एफ जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर वो स्टैटिकल अवस्था में है तब वो क्या करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा यानी कि स्थैतिक घर्षण। अगर वस्तु गतिमान होगी तो उस समय गतिक घर्षण हो जाएगा यानी कि डायनामिक फ्रिक्शन। और तीसरी स्थिति यही होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब होगा कि अब वस्तु जब रेडी है चलने वाली, अपनी अवस्था को चेंज करने वाली है, तो इसमें हमने देखो कोई भी सब स्क्रिप्ट नहीं लगा रखा है, एफ को डायरेक्ट केवल एफ लिखा है। एफ का मतलब इसको वैसे कई बार कई किताबों में एम भी लिखा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स भी कहा जाता है इसे, मैक्सिमम स्टैटिकल फ्रिक्शन फोर्स। तो मैंने इसको सिंपली कम शब्दों में बयान करने के लिए, क्योंकि वहां पर स्टैटिक्स को देखने के लिए हमें एस का सबस्क्रिप्ट लगा रखा था और दूसरे वाले के लिए डायनेमिक्स के लिए मैंने के का सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल किया था। यहां पर मैं कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको सिंपली एफ से डिनोट कर रहा हूं। तो एफ क्या शो कर रहा है यहाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि सीमांत घर्षण बल, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रतिक्रिया बल के। और इसको आप फिर वही कि प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगा के आप बराबर का निशान लगा लेंगे और ये म्यू आर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो म्यू है वो कहलाएगा सीमांत घर्षण गुणांक यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, और इसको भी कैलकुलेट आप सेम तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो था आज के टॉपिक के उसमें। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं दूसरे क्लास में या दूसरे लेक्चर में इनको कवर करूंगा। अब बहरहाल अब मैं कुछ आपसे सुनना चाहूंगा कि आपने फ्रिक्शन तो खैर बहुत कम छोटी क्लास से भी सीखा होगा, तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, कोई बताएगा इनमें आप में से कोई? एक तो बहुत स्मॉल मतलब बहुत जनरल लाभ है जो दैनिक जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं। पहला लाभ क्या हो सकता है, एनी वन ऑफ यू कोई भी बता सकता है? हाँ, पहला है कि हम घर्षण से आसानी से चल सकते हैं। फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक फ्रीली। मान लीजिए अगर फ्रिक्शन नहीं होता, घर्षण नहीं होता, तो हमारे पैर की जो भी सतह है या हम जूते भी पहने तो उसकी सतह फर्श की सतह पर नहीं टिक पाती, क्योंकि वो एक दूसरे का विरोध नहीं करते, तो हम हम चल नहीं सकते इसमें। तो इसलिए हमको चलने में बहुत आवश्यकता है घर्षण की। बिना घर्षण के चलना संभव नहीं है अगर कहा जाए तो, इसे दूसरे शब्दों में। दूसरा है कि अगर हमें किसी और जगह पहुंचना है, ये जनरल एग्जांपल मैंने वेबसाइट से लिए हैं, लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता था। इट हेल्प्स टू सपोर्ट लैडर अगेंस्ट वॉल, या सीढ़ी को दीवार पर टिके रहने में सहायता करता है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी पहाड़ पर चढ़ना है, आप रोपवे में जाते हैं, या फिर आप देखते हैं कि सेना में जो पर्वतारोही हैं वो कई बार रोप की सहायता से या उनकी सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। तो हर जगह चाहे रोप है या किसी वस्तु है, उनके संपर्क या हमारे हाथों के बीच क्या है, घर्षण है। यदि वो घर्षण नहीं होता तो हमें
किसी एक जगह से दूसरे जगह जाने में, यानी कि ऊपर की ओर, चाहे पर्वतारोही हो चाहे गोताखोर हो, वो आसानी से उस जगह पर नहीं पहुंच सकते थे इसके अनुसार। तीसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन आता भी है 2 से 2.5 नंबर में कि इसके लाभ और हानियां लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका लाभ है, घर्षण के कारण ऊर्जा का रूपांतरण संभव है। अगर इसका जनरल सा एग्जांपल दूं कि जो भी आप घरों में आजकल बिजली देख रहे हैं, अब थोड़ा मॉडर्नाइजेशन होगा और चीज़ें भी जुड़े, और चीज़ों से भी बिजली बनाई जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा बनाई जा रही है। लेकिन जो मुख्य स्रोत है, हम क्या करते हैं, हम टरबाइन लगाकर उससे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि क्या है कि किसी मशीन के कारण उसका क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं हम, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक का मतलब यंत्र के तहत जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उससे हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं। या दूसरा तरीका है कि बिजली से हम यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लें, मैकेनिकल एनर्जी में। आप देख रहे हैं कि अपने घरों में पंखा आपने लगा रखा है, तो वो क्या कर रहा है कि आपने बिजली ऑन की और आपका पंखा चलना शुरू हो गया। या उससे आप खाना ही बना रहे हैं ओवन के माध्यम से, तो क्या हो रहा है कि विद्युत ऊर्जा को आप क्या कर रहे हैं, किससे चेंज कर रहे हैं, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। तो घर्षण के कारण ही संभव है। जब तक अगर उनमें बीच में घर्षण नहीं होगा तो हम टरबाइन से बिजली नहीं बना सकते, और ना ही बिजली से क्या करेंगे, हम अन्य उपकरण नहीं चला सकते। तो ये एक मुख्य कारण है कि ऊर्जा के कारण हम घर्षण के कारण हम ऊर्जा के विभिन्न जो भी रूप हैं उनमें एक दूसरे में रूपांतरण कर सकते हैं। और तीसरी चीज है वही जो अभी इससे पहले भी मैंने एग्जांपल दिया कि वस्तुएं बिना फिसले रह सकती है, यानी कि आपने जो चीज जहां रखी है वो आपको वहां मिल सकती है। अगर आप ऐसा नहीं होता तो शायद आपने जो चीज जहां रखी होती तो वो कहीं और ही मिलती। तो ये कम से कम मैंने 3-4 टॉपिक इसमें लिखे हैं। इसके अलावा भी आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। आप जो जो अपनी दैनिक जीवन में देखते हैं वो चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। इसमें एक और ऐड किया है लाभ, उसमें है गाड़ियों को रोकने में घर्षण इस्तेमाल होता है। अब अगर गाड़ियों में घर्षण नहीं होता, गाड़ियों के टायर और रोड में घर्षण नहीं होता संभव, तो आप देख रहे हैं कि जैसा नियम है, एक बार अगर गाड़ी चली तो फिर जहां रुकना है वो रुकी नहीं, फिर तो आदमी कहीं और ही रुकता, कि आगे जाने के बजाय कहीं ऊपर ही चले जाता। तो इसलिए गाड़ियां को रोकने में या हम लोगों को रुकने के लिए जरूरी है कि ये घर्षण जरूरी है। तो इसलिए देखा जाए तो घर्षण के हमें बहुत सारे लाभ हैं। अब इनके जो हैं डिसएडवांटेज क्या है, हानियां क्या है, कई चीज़ों में इसकी हानियां भी हैं। पहले तो यह है कि हमको वस्तुओं को गतिमान रखने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने का मतलब कि जब भी हम कोई बल लगा रहे हैं, अभी मैंने पहला एग्जांपल लिया कि आप एक उंगली से जितना भी बल आपने लगाया था तो वो बुक क्या होती, एक किताब एक टेबल के एक किनारे से दूसरे किनारे में आसानी से चली जाती। लेकिन क्या है कि कुछ ऊर्जा हमारी उसके घर्षण को ओवरकम, यानी कि उससे ऊपर आने के लिए हमको अतिरिक्त ऊर्जा लगानी पड़ रही है। तो इसलिए जब भी वस्तुओं को हम गतिमान रखते हैं तो हम उनको एक्स्ट्रा एनर्जी हमको लगातार देती रहनी पड़ती है। किसी भी चीज को गतिमान करने को हमको लगातार उसको बाह्य ऊर्जा देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो क्या होगा कि वो पहली अवस्था में आ जाएगा, चाहे विरामावस्था है तो उसमें गतिमान में आ जाएगा या गतिमान से विरामावस्था में। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि जो मशीनों के कलपुर्जे हैं वो बहुत जल्दी जो है खराब हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। इट डिक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ व्हीकल। तो जो भी मशीनें जितने समय में चलनी होती हैं, अगर उनके साथ घर्षण नहीं होता तो वो और उनका लाइफ और ज़्यादा होता है, यानी कि वो और ज़्यादा समय तक चल सकती थी। लेकिन है क्या कि अगर उनमें घर्षण है तो एक कलपुर्जे घिस जाते हैं। आपने देखा होगा मोटर के ही हैं या किसी और अन्य मैकेनिकल एनर्जी में बहुत से आपके चक्के लगे होते हैं जो उनको रोटेशन करने का काम। लेकिन होता क्या है कि कुछ टाइम बाद अगर आप उसको यूज करने के लिए या उनमें
घर्षण कम करने के लिए ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। अगर ग्रीस ना हो तो एक दूसरे को ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देती हैं, तो उनका लाइफ साइकिल जो है वो कम हो जाता है। तो ये मशीनों को बहुत जल्दी क्षीण करती है, इसलिए जो मशीनें हैं जिनका समय ज़्यादा हो सकता था वो कम होती हैं। और अब इसके अलावा भी आप बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं, लिखने को बहुत सी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। बहरहाल मैं इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करूँगा और आपसे चाहूँगा कि आप जो हैं, जो इसकी लाभ हानियाँ हैं, कम से कम 8-10 लाभ और 8-10 हानियाँ लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो या इसको निष्कर्षतः हम ये लिख सकते हैं कि घर्षण एक लाभ हानियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह आवश्यक दुर्गुण है। आवश्यक का मतलब बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमारा जीवन संभव है। और दुर्गुण इसलिए है कि इससे हमें बहुत सी हानियां भी होती हैं, इसलिए इसको मैंने लिखा है आवश्यक दुर्गुण है, या इंग्लिश में इट इज़ ए नेसेसरी इविल, यानी कि आवश्यक दैत्य है, इसने लिखा है। तो इस तरीके से मैं इस टॉपिक को पूरा आई थिंक मैंने कवर कर लिया है। अगर इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है मैं दूसरी क्लासों में लूँगा। अगर थ्योरी आपके किसी की समझ में ना आए तो आप किसी भी उसमें पूछ सकते हैं। और अगर इसके टॉपिक के बारे में कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो वो आप पूछ सकते हैं इसमें। मैं अपनी क्लास अभी यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार की जानकारी फिर से ला सकूं। तब तक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंजॉय कीजिए। गुड बाय। देखने के लिए धन्यवाद।